आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पहले मरहले के लिए 125 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का असर दिख रहा है। पहली फहरिस्त में 40% खवातीन को टिकट दिया गया है। खवातीन के नामों का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तमाम खवातीन जद्दोजहद करने वाली हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप मुतासरा की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने कोशिश की है कि ऐसे उम्मीदवार हों जो पूरी रियासत में जद्दोजहद कर रहे हों और नई सियासत की शुरुआत कर रहे हों। फहरिस्त में एक बड़ी तादाद नए चेहरों की है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रियंका का यह फॉर्मूला कितना कारगर होता है और खवातीन क्या कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाती हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बिछी सियासी बिसात पर अब मोहरे रखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। पहली फहरिस्त 125 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिनमें 50 ख्वातीन है। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा के वालदा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके साथ साथ एनआरसी सीए के खिलाफ तहरीक करने वाली सदफ जाफर को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनभद्र में आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाले राम राज कौल, रामपुर सदर से आराधना मिश्रा, फर्रुखाबाद से लुइस सलमान, आशा वर्कर पूनम पांडे और प्रतिभा अटल के नाम भी पहली फहरिस्त में शामिल है। प्रियंका ने जो नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और ख्वातीन को बराबरी का हक देने का जो वादा किया था, इसका असर पहली लिस्ट में साफ दिख रहा है। जो महिला प्रत्याशी हैं, वह दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता। दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं एक पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं, उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए, the role we see for ourselves is two-pronged actually. The first is that we as a party are fighting in a state where our party has not been in power for the last 30 years. That means that when we started our work 2.5 years ago, there was practically no organization on the ground. So we've worked very hard to build the organization and to bring our party into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can, and we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government which has the will of the people at its as its central focus. ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 सीटें हैं। रियासत में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। पहली लिस्ट में 50 ख्वातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। वहीं मुसलमानों को भी कांग्रेस ने दिल खोलकर टिकट दिया है। नजीबाबाद से हाजी मोहम्मद सलीम अंसारी को टिकट मिला है, जबकि मुरादाबाद से मोहम्मद नदीम को, मुरादाबाद नगर से मोहम्मद रिजवान कुरैशी, असमौली से हाजी मरगूब आलम, संभल से निदा अहमद, सवार से हैदर अली खान, चमरौली से यूसुफ अली यूसुफ, रामपुर से काजिम अली खान, अमरोहा से सलीम खान को टिकट मिला है। छपरौली से यूनुस चौधरी, लोनी से यामिन मलिक, अलीगढ़ से मोहम्मद सलमान इम्तियाज को टिकट दिया गया है। मीरगंज से मोहम्मद इलियास, ददरौली से तनवीर सफदर, सीतापुर से शमीना शफीक को टिकट मिला है। लखनऊ सेंट्रल से सदफ जाफर को, फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद और कानपुर कैंट से सुहेल अख्तर अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रियंका ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि हमारा किरदार बढ़े, हमारी पार्टी मजबूत हो। हमने फैसला किया है कि मनफी मुहिम नहीं चलाएंगे,
हम मुस्बत इश्यूज पर इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वातीन, दलितों, नौजवानों के मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे ताकि रियासत तरक्की करे। हमें बहुत से ख्वातीन की तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, हम उन पर भी गौर करेंगे। प्रियंका ने ख्वातीन को ध्यान में रखकर जिस तरह की पहल की है, आने वाले दिनों में इसका कितना असर होगा और कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा, वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस लीडर रिजवान कुरैशी को मुरादाबाद नगर सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में इन्हें 77,000 वोट मिले थे। कांग्रेस ने एक बार इन पर फिर से भरोसा दिखाया है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं मुरादाबाद की जनता से, खास तौर पर उस आवाम से जिसने मुझे आज से 4 साल पहले 77,000 वोटों से नवाजा था। इंशाअल्लाह उनको दोबारा मायूसी का मौका नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह इस बार बहुत बड़ी जीत दर्ज होगी। कितना चैलेंजिंग होगा इस मुरादाबाद सीट से आपका फाइटिंग? चैलेंजिंग मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 4 साल में जनता के बीच रहा हूं और अपने लोगों के बीच रहा हूं और मेरे लोग मेरे साथ रहे, इसलिए मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। कोविड को लेकर डिजिटली प्रचार की बात कही जा रही है, तो कितनी दिक्कतें आने वाली हैं या कितनी सहूलियत होगी? ये मुझसे कोरोना का भी ध्यान रखना है। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। ये सरकार का विपक्ष को और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों का गला घोटने का काम है और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी। पहली फहरिस्त में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद उत्तर प्रदेश में तब्दीली लाएगा। नौजवानों, किसानों की तरक्की के लिए आ रहे अखिलेश और जयंत एसपी आरएलडी इत्तेहाद के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में राष्ट्रीय लोकदल के 19 उम्मीदवार जबकि समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार शामिल हैं। उधर दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में 172 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। केशव प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी दी। मीटिंग में पहले 3 मरहलों के लिए नामों पर गौर खौज किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इंतखाबात में पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। वजीर आजम मोदी की सदारत में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की। प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौसम को देखते हुए तमाम ही तबकों के लोग सरगर्म हो गए। उत्तर प्रदेश में कुरैशी बिरादरी ने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद कुरैशी बिरादरी के मसाइल को नजरअंदाज किया गया। जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज के सरबराह हाजी दिलशाद कुरैशी ने कहा कि कुरैश बिरादरी को माशी मसाइल का सामना है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के वो स्लटर हाउस जो नगर निगम द्वारा संचालित थे, जिनमें गरीब लोग काम करते थे, गरीब कुरैशी 90% से ज़्यादा जिनकी आबादी है, वो स्लटर हाउस बंद कराकर गरीबों पर सरकार ने वार किया। और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो मेरठ के हैं, दिल्ली के हैं, कुरैशी हैं, दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में, बसपा में, सपा में मंत्री भी हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी फैक्ट्रियों के अलावा गरीब कुरैशियों का स्लटर हाउस बंद होने पर कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया, जिसका कारण है कि आज पूरे प्रदेश के नगर निगम का स्लटर हाउस बंद है और जिससे लाखों कुरैशी, कोई मटर बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई फुल्की बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, ये कार्य कर रहा है। मुझे अफसोस है कि हमारे वोट
हर पार्टी को चाहिए, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबको हमारे 6.5 करोड़ आबादी के वोट चाहिए। लेकिन कुरैशी मुद्दे पर, कुरैशियों के उत्थान के लिए, कुरैशियों के स्लेटर हाउस के जीर्णोद्धार के लिए कोई दल बोलने को तैयार नहीं है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद बूचड़खानों पर रोक लगा दी गई थी और खास करके नगर निगम के ऐसे बूचड़खाने जहां पर मशीनें नहीं थी उन पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों को फायदा पहुंचा है, ऐसा आरोप है यहां पर कुरैशी समाज के लोगों का। उनका कहना है कि अब 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं तो किसी को भी बूचड़खानों की याद नहीं आई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। पहले मरहले की वोटिंग के लिए पर्चा नामजदगी का अमल शुरू होने जा रहा है। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में 7 कमरे बनाए गए, जहां हर एक कमरे में अलहदा असेंबली हलके से उम्मीदवार पहुंचकर अपनी नामजदगी पेश करेंगे। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं और 3 अफराद को ही कमरे में दाखिल होने की इजाजत होगी और जुलूस वगैरह निकालना भी ममनू करार दिया गया है। हालांकि अभी अलीगढ़ में कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। नामांकन जैसा कि आप लोग अवगत हैं, हमारे अलीगढ़ जनपद में पहले चरण में होना है। तो कल कलेक्ट्रेट के जो हमारे 7 अलग अलग कोर्ट्स हैं, डीएम, एडीएम और एसीएम्स के, उसमें नामांकन होगा। दूसरा, बाहर पुलिस ने पर्याप्त बैरिकेटिंग की व्यवस्था करी है, 2-2, 3-3 लेयर में बैरिकेटिंग है। तो 100 मीटर की दूरी तक जो भी प्रत्याशी नामांकन के लिए आएंगे उनकी 2 गाड़ियां और केवल 3 आदमी अंदर नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे, जैसा कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें केवल 3 आदमी आ सकता है, प्रत्याशी और प्लस उनके साथ 2 लोग और। उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। अलीगढ़ के अंदर पर्चा नामजदगी का अमल कल 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अलीगढ़ के ज़िला कलेक्ट्रेट के अंदर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। अलग अलग 7 कमरे बनाए गए हैं, जहां पर 7 असेंबली हलके के कैंडिडेट आकर अपना पर्चा नामजदगी करेंगे। ये अमल 4 दिन चलेगा, 14, 15, 16 और 17 जनवरी तक। उसके बाद 18 जनवरी को नाम वापसी होगी। फिलहाल अभी अलीगढ़ के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है जिसने अपने 4 असेंबली हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बाकी किसी भी पार्टी का अभी तक कोई भी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। वहीं कल से ये अमल शुरू होने जा रहा है पर्चा नामजदगी का, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दिलों में बहुत ज़्यादा बेचैनियां हैं, जिसको लेकर सब लोग अपने आला कमान से बात कर रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। यूपी चुनाव में बीजेपी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खुला चैलेंज दिया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के रिवायती इलाहाबाद मगरबी हलके से रुकन असम्बली और रियासत के सीनियर वजीर सिद्धार्थ नाग सिंह ने अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन को शहर मगरबी हलके से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। एमआईएम ने अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन को मेरठ या कानपुर से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता दिनों अतीक अहमद के बेटे अली अतीक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एमआईएम ने शाइस्ता परवीन को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद के खानदान में अगर सियासी हिम्मत है तो वो अपने रिवायती असेंबली हलके से चुनाव लड़कर दिखाएं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद और उनके अहले खाना को इलाके के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद के खानदान के चुनाव लड़ने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है, जब उन्होंने अपने कर्म भूमि पे कुछ किया ही नहीं है गलत, तो भाग क्यों रहे हैं? और भाग कर मेरठ क्यों जा रहे हैं? यहीं से लड़े। जब आपने कुछ गलती नहीं किया तो यहां से भागने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने यहां पे लोगों को प्रताड़ित किया है, सताया है, जुल्म किया है। इसलिए जो बाहुबली और माफिया लोग होते हैं वो मेरठ भाग रहे हैं या कानपुर भागते हुए दिख रहे हैं। हिम्मत है तो यहीं पे लड़के दिखाएं न, और मेरे पर कोई मेहरबानी ना करें और भाजपा पे कोई मेहरबानी ना करें। जो कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण होगा, ये होगा, वो होएगा, कोई मेहरबानी नहीं है। और इतना उपकार क्यों कर रहे हो? मैं तो मोहब्बत आपसे करता ही नहीं हूं, आप मुझसे क्यों मोहब्बत करने लगे हो? तो कृपा करके अपनी रणभूमि से जो भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कर्म भूमि जहां आपने बड़ी इंसानियत दिखाई है, तो आप यहीं पे रहे और चुनौती को। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तर प्रदेश की हुक्मरां जमात बीजेपी से एमएलएस की रुखसती का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई मौजूदा एमएलएस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले एक महीने में कई लीडरान और एमएलए ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से कबल पार्टी में मची इस हलचल से बीजेपी में भी बेचैनी है। बीजेपी के अंदरूनी रसाकशी से समाजवादी और आरएलडी इत्तेहाद को कितना फायदा होगा वो तो नतीजों के बाद ही मालूम पड़ेगा, पर जानकारों का मानना है कि बीजेपी को नुकसान तो होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कयास लगाया जा रहा है। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज नए नए मंजरनामे सामने आ रहे हैं, लेकिन 11 जनवरी को जो हुआ वो गैर मुतवक्के था। बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इनके साथ एमएलए रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति और भगवती प्रसाद सागर ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 12 जनवरी को अवतार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया और आरएलडी में शामिल हो गए, जबकि बुध को वजीर जंगलात दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी के मजीद एमएलए पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने वाले लीडरों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। बीजेपी में मची इस हलचल से समाजवादी पार्टी और आरएलडी लीडरान और कारकुनान में भी खुशी है। वहीं सियासी तजियाकारों का कहना है कि टिकटों के ऐलान से कबल इस तरह का माहौल उमूमन देखने को मिलता है, जिसका सियासी जमातों को फायदा और नुकसान होता है। खास तौर पर ऐसे माहौल में जब किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की हिमायत करने वाले एक तबके में नाराजगी हो। किसान आंदोलन और मगरबी यूपी की सियासत को बारीकी से समझने वाले जानकार मानते हैं कि मगरबी यूपी में जहां पिछले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने तकरीबन क्लीन स्वीप करते हुए 58 में से 52 सीटों पर अपना परचम लहराया था, किसान आंदोलन और समाजवादी आरएलडी इत्तेहाद के बाद बदलते हालात में पहले मरहले की वोटिंग का असर दूसरी सीटों पर भी नजर आ सकता है। अगर आप मुझसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी थी, इस भगदड़ को देख के आप कह रहे हैं, तो भगदड़ में आखिरी वक्त में भाग रहे हैं। 5 साल तक इनको विकास नहीं समझ में आ रहा था जो भागदड़, तो ये भागदौड़ भी अमूमन होती ही रहती है, हर इलेक्शन में होती है। हाँ, कई बार इसका इंडिकेटर ये लिया जाता है कि जिससे भाग रहे हैं वो जा रहा है, जिसकी तरफ भाग रहे हैं वो आ रहा है। कुछ लोग इस तरीके का आशय लेते हैं, पर मेरा निश्चित तौर पर यह मानना है कि अगर आपका सवाल ये होता कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो देखिए सरकार की परफॉर्मेंस तो ख़राब थी। एक साल लोगों को इस तरीके से बिठाना, जो तजुर्बे हुए हैं कोरोना के, रोज़गार के, रोज़ी रोटी के, वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। करोड़ लोगों को पैदल चलना पड़ा है। तो ऐसे हालात में हालांकि जातिगत वो हैं, खेमेबंदियाँ हैं सामाजिक, और सामाजिक संघर्ष राजनीतिक खुराक भी बनते हैं सियासत में, ये भी सही है। लेकिन अगर उस बुनियाद पे एक बैलेंस तटस्थ आदमी की तरह आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। सियासी तजियाकार मानते हैं कि हुकूमत पर रही पार्टी से वजीर और एमएलए का ऐसे वक्त में जाना जबकि इलेक्शन सर पर है नुकसानदेह होता है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि इलेक्शन एक तरफा होगा। वहाँ वही खेमेबंदियाँ अभी भी हैं, तो जिस वजह से नाराजगी बसपा या सपा से पूर्व में थी, क्या वो नाराजगी खत्म हो गई? नहीं हुई। तो इसलिए ऐसा मानना कि इस वजह से एकदम एक तरह हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन 100 सीटें तो ऐसी हैं जो लगता है कि भाजपा लूज कर रही है, उसका एक पक्ष पड़ता है। 100 सीटें कोई पार्टी एकदम हारने लगे तो वातावरण ऐसे निर्माण होता है जैसा सपा के साथ हुआ था। तो मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ना मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन सीटें जब हारने का दौर शुरू होता है तो कई बार जब इमारत गिरती है भरभरा करके, तो कई ऐसी मजबूत दीवारें भी भरभरा के गिर जाती हैं। तो फिर उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा की 200 रह जाएंगी, 150 रह जाएंगी, हो सकता है 50 से भी नीचे चली जाए, जैसे सपा की 47 रह गई थी, कहाँ 226 थी, कहाँ 47 रह गई थी। तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें जो डेफिनेट है वो ये है कि भाजपा देखिए खुद ही वो तस्लीम कर रहा है इस बात को कि 100 सीटें तो वो हार। यूपी में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के फौरन बाद मिनिस्टरों और एमएलए की पार्टी छोड़ने से बीजेपी खेमे में मची हलचल का कितना असर इलेक्शन में नजर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौका हाथ से न जाने के फार्मूले पर अमल करते हुए बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातों ने इन हालात को अपने हक में इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश अंजाम देनी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन लोगों के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बीजेपी मजबूत है। देखो भैया, ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे, कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के
पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पालने में नहीं पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है वही जो है वो देश के विकास की धारा है। इसलिए जो है वो इस तरह की जो चीजें आती रहती हैं, जब चुनावी चौपाल होता है तो इस तरह की चहलकदमी दिखाई पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, विचारधारा है, वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, वही राष्ट्रीय विकास धारा बनेगी और बन रही है। और जो मैं बार बार कहता हूं 3B ब्रदरहुड में आजकल बेचैनी है। 3B ब्रदरहुड जो है वो बेईमानों का है, बाहुबलियों का है, बलवाइयों का है, और इस 3B ब्रदरहुड में बौखलाहट स्वाभाविक है। लेकिन केवल बौखलाहट ही रहेगी, और उसके बाद चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है वो फिर इनका जो है वो सत्ता से निकाला होगा। मरकजी वजीर ममलिकत वीके सिंह ने गाजियाबाद में एहतियाती खुराक लिया। एहतियाती खुराक लेने के लिए अपने अहले खाना के साथ गाजियाबाद के संजय नगर सरकारी अस्पताल पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स 5 साल वजीर रहकर भी मुतमईन न हो तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एम यह है कि जो निर्देश है उसके लिए हम लोग पहले जनप्रतिनिधि आकर अपना कराएं, ताकि बाकी लोगों को उससे एक प्रेरणा मिले। तो उस हिसाब से हमने कराया, और आशा है कि जो निर्देश सरकार ने दिए हैं और डॉक्टर्स ने दिए, उसके हिसाब से सब लोग। ओमिक्रॉन जो है इसका संक्रमण तेज हो रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो दूसरी वेव में आया था उसके मुकाबले में इसका कुछ अलग वो है। और जैसा हमने देखा है कि ज्यादातर केसेस जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, संक्रमण तेज है, और इसीलिए सबको हिदायत दी गई है कि भाई आप पूरा प्रोटोकॉल। मुल्क के 5 रियासतों में असेंबली चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर तबादला ख्याल हो रहा है। इस बीच में बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों का टोटा न सिर्फ टूटने वाला है, बल्कि बड़ी तादाद में उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों में अविश्वास का सवाल हमेशा उठता रहा है। कभी टिकट का सवाल उठता है तो कभी कई दूसरी बातें भी की जाती हैं, लेकिन इस एतमाद बहाली को करने की जिम्मेदारी दी जाती है बीजेपी के अक़लियती मोर्चों को। हमारे साथ हैं जमाल साहब, जो इस मोर्चे के सदर भी हैं। जमाल साहब, मोर्चा किस तरह से काम कर रहा है? क्या लगता है जिस तरह से टिकट बंटवारा हो रहा है चुनाव को लेकर के, कितने उम्मीदवार जो है अक़लियती तबके से आने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत के साथ इन 5 राज्यों में काम कर रहा है जहां पे चुनाव है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, गोवा की बात हो, मणिपुर की बात हो। और मुझे लगता है कि इस बार बड़ी संख्या में हमें उम्मीदवारी भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो जनमत होता है, जो जनता जिसके पक्ष में मत देती है उसको टिकट देती है। हमने 5 साल अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से जो हमारे साथी चुनाव में जाना चाहते थे, हमने काम किया है, लोगों की सेवाएं की हैं। जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी, जो धामी साहब की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं को भी नीचे तक उतारा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, 403 सीटें आती हैं और 20% के करीब 19% वहां पर मुस्लिम आबादी है और दूसरे अल्पसंख्यक भी वहां पर हैं। तो क्या मोर्चे की तरफ से ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम उम्मीदवार या अक़लियती तबके के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारे जाएंगे? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कोशिश किया है कि अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन दूर हो। सरकार के माध्यम से जो शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए योजनाएं लाई हैं, सरकार के माध्यम से आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए योजनाएं लाई हैं, और राजनीतिक रूप से भी अल्पसंख्यक पिछड़ गया है।
तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि राजनीतिक पिछड़ापन भी दूर हो, अल्पसंख्यक समाज का आदमी चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सरकार में शामिल होकर मदद करे। तो मुझे लगता है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।